गुड मॉर्निंग बेटा। क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस आज का मेन टॉपिक होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले उसमें जो हमने कल किया था एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट, अकेला एल का, फिर सी का, फिर आर का, फिर एलसीआर का, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता एक टॉपिक है। पहले फर्क डिफरेंस देख लेना क्या है दोनों में। ये है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, और वो थी एवरेज पावर। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है वो देखना बेटा। हमारे पास सबसे पहले उसमें उसके डेफिनेशन निकालने से पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे, तो उसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो। हमें पता है वी नो, हमने एवरेज जो पावर निकाली थी, एवरेज पावर अक्रॉस एलसीआर क्या थी बेटा? अक्रॉस एल सी आर, एल सी एंड आर, मतलब तीनों होंगे उसमें, ठीक है। वो कितनी थी बेटा? वो एवरेज पावर ई एवरेज, दिस इज इक्वल टू ई वी आई वी एंड कोस फाई। ये हमारे पास थी एवरेज पावर, याद होगी आपको, कल ही करवाई थी मैंने। तो इसमें से देखो तीन चीजें हैं। पहली चीज एवरेज, इतनी बात याद आपको होगी कि किसी भी चीज के आप एवरेज वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो उस एवरेज वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, करेक्ट वैल्यू भी बोलते हैं एवरेज वैल्यू को। क्यों बोलते पता है ना? क्योंकि अगर मान लो हमने किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, और उसमें एरर पड़ा था ना, तो अगर मान लो हमें ये पता करना है कि ये चीज सही है या गलत है, तो एक चीज की आप बार बार 3 से 4 बार रीडिंग ले लें, उस 3 से 4 बार रीडिंग लेके उसके आप अगर एवरेज निकाल देते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही आ गया। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू। तो ये होगी ट्रू वैल्यू। और आपको ये भी पता है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट भी क्या होता है? पावर होता है। पता है ना, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट क्या पावर है। तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो ये भी पावर ही होगी। ये कौन सी पावर है? एवरेज वैल्यू मींस ट्रू वैल्यू ऑफ पावर। ये कौन सी पावर है? दैट आर वर्चुअल। ये वर्चुअल ईएमएफ है, वर्चुअल करंट है, आरएमएस बोल दो, वर्चुअल बोल दो, तो ये कहलाएगी वर्चुअल पावर। और ये जो बच गया तीसरा फैक्टर, ये फैक्टर है पावर फैक्टर, कोस फाई। तो कोस फाई इज द पावर फैक्टर। तो यहां पे ये जो हमारे पास है, दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ पावर, ये ट्रू वैल्यू ऑफ पावर, दिस इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ पावर, and this is power factor। तो आप बताओ इस पावर फैक्टर को किससे डिनोट करेंगे? कोस फाई से। फाई इज द फेज, याद होगा फाई तो फेज है, वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज है, डिफरेंस है, तो फाई यहाँ पे फेज है। लेकिन कोस फाई पूरा का पूरा नाम क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर। तो यहाँ जो पावर फैक्टर है वो कोस फाई होगा। तो उस कोस फाई की डेफिनेशन क्या होगी आप बताओ? This is the ratio of true value of the power and divided by the virtual value of power. True value of power and divided by the virtual value of power. ठीक है, तो यहां से cos पाई कितना आया? This is equal to P average and divided by EV and I। तो एक तो अगर आपके पास ये पता हो, ये पता हो, तो हम निकाल देंगे कोस पाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दूसरी बात, एवरेज निकालेंगे, ये निकालेंगे। दूसरी बात, हमें इंपीडेंस के टर्म में, इंपीडेंस मींस रेजिस्टेंस के टर्म में हम पावर फैक्टर को कैसे निकालेंगे? तो पहले आप इसको नोट करें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है वो बताऊंगा आपको मैं। कर लिया? ठीक है, देखो आगे रेजिस्टेंस की टर्म में पावर फैक्टर क्या होगी? देखो पावर फैक्टर ओनली कोस फाई है। एक होती है इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल, फ्रॉम impedance triangle।
इम्पीडेंस ट्रायंगल मींस एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाला जाता है बेटा। इम्पीडेंस क्या था? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ना, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस एलसी और आर के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो इम्पीडेंस कितना था याद होगा आपको, इम्पीडेंस इक्वल टू इम्पीडेंस इन एलसीआर, दिस इज इक्वल टू जेड, किसके इक्वल था बेटा? दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, है ना। और tan फाइव एंड tan फाइव कितना था बेटा? जब एक्सएल ज्यादा था वहां पे ना, VC VL ग्रेटर देन VC, तो ये कौन सा था? VC ज्यादा होगा तो VC माइनस VL हो जाता, XC माइनस XL हो जाता है, तो XL माइनस XC बाई R। ये मैंने आपको LCR के अक्रॉस करवाई थी इंपीडेंस, और tan फाइव यहाँ से फिर जो फाइव निकालोगे तो टेंजेंट इनवर्स हो जाता है, ठीक है। और फाइव इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XL माइनस XC बाई R। इसमें से कुछ नया नहीं बताया मैंने, ये सब बातें मैं पहले करवा चुका हूं, लेकिन दोबारा से क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि आपको इसी को देख के इस ट्रायंगल के अंदर हमें रेजिस्टेंस का नाम देना है। तो अगर मान लो ये एक फेज है, फाइव फेज है, मुझे इसमें तीन नाम देने हैं, जेड, आर और एक एक्सएल माइनस एक्ससी, ये पूरा एक ही नाम है। तो एक साइड को देना, तीन साइड इसमें ट्रायंगल के अंदर, तो तीन साइड में से एक साइड होनी चाहिए जेड, एक साइड होनी चाहिए आर और एक साइड होनी चाहिए एक्सएल माइनस एक्ससी। तो आप बताओ इसमें से कौन सा किसको क्या नाम दोगे? एंगल के सामने ये है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, तो इसमें आप कौन सा क्या नाम दोगे? साफ साफ है। हम इसमें से अगर हम कह दे ये है जेड, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? जेड स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे कहोगे ना, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको भी लिख दूं एक्सएल माइनस एक्ससी और इसको लिख दूं आर, तो भी आंसर यही आएगा, अगर नहीं आएगा। अगर मैं इसको लिख दूं एक्सएल माइनस एक्ससी और इसको लिख दूं आर, तो फिर भी जेड तो वही आएगा कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से डिसाइड ओनली इतना हुआ कि भाई हाइपोटेन्यूज है वो तो जेड आएगा, और ये दोनों साइड कोई भी हो सकती है, लेकिन उसको भी डिसाइड किससे करेंगे? tan फाइव से। tan फाइव क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास होगा एक्सएल माइनस एक्ससी, तो ये फिक्स है, परपेंडिकुलर ये है, तो ये कहलाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी और ये हो जाएगा आर। दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल, यह है इंपीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको ये सभी इंपीडेंस मींस रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो आप कोई ट्रायंगल से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। जेड, दिस इज जेड इक्वल टू, अपने आप देख लो ये आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो इसी इंपीडेंस ट्रायंगल से पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसको नोट करो बेटा आप जल्दी से एक बार, ठीक है। तो इसी इंपीडेंस ट्रायंगल से पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कोस फाइव, और कोस फाइव, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? आर, हाइपोटेन्यूज क्या है? जेड। तो कोस फाइव आएगा आर बाई जेड, और आप जेड की वैल्यू क्या है? ये भी जेड की वैल्यू, ठीक है। तो कोस फाइव हमारे पास, हम ये भी कह सकते हैं, एक तो ये हो गया, या फिर और कोस फाइव इज इक्वल टू आर और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर कोस फाइव ये होगा। अब आपके सामने दो फाइव, एक तो tan फाइव है, एक कोस फाइव है। tan फाइव इज नॉट ए पावर फैक्टर, फाइव इज ए फेज। तो फेज दो तरह से निकाल सकते हो आप, फेज कोस फाइव से फाइव निकाल सकते हो, तो फाइव निकालोगे तो कोस इनवर्स आर बाई जेड होगा। तो फेज आप इससे भी निकाल सकते हैं, फेज आप इससे भी निकाल सकते हैं, फेज के दो तरीके हैं, दो निकालने हैं, लेकिन पावर फैक्टर ओनली एंड ओनली कंप्लीट कोस फाइव होगा, ठीक है। नोट करो आप इसको बार।
ओके बेटा, अब पावर फैक्टर की रेंज क्या होती है, पावर फैक्टर की कहां से कहां तक वेरी करता है, वो बताओ बेटा। कोस की वैल्यू, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। लेकिन यहाँ पावर फैक्टर में वैल्यू में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव देखे हैं, नहीं देखे ना, तो रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। तो यहां हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या मान सकते हैं, 0, मिनिमम से मिनिमम 0। एक मिनट बेटा, तो cos फाई की जो वैल्यू होगी, मैंने बताया मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम -1, लेकिन -1 अगर मैं इसको कर दूंगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। लेकिन रेजिस्टेंस की कम से कम वैल्यू 0 होती है ना, कोई भी रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो cos फाई की जो वैल्यू होती है, या जब रेंज बोल सकते हो, ठीक है, रेंज ऑफ पावर फैक्टर इज 0 to 1, 0 से 1 के बीच में, तो 1 हो जाएगा मैक्सिमम और 0 हो जाएगा मिनिमम। अब 0 किसके लिए होगा और 1 किसके लिए होगा, अब बात इसके करते हैं, स्पेशल केसेस करते हैं। देखो, नंबर 1, अगर मैं ये कह दूं इफ कि XL और XC इक्वल हो, अगर XL XC इक्वल हो जाए, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या होगा, करवा चुका हूं पहले भी बात भी। तो जब दोनों को आप इक्वल करोगे, इन दोनों को आप इक्वल कर दोगे तो ये तो हो गया कैंसिल, ऊपर है R और नीचे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर का अंडरूट बचेगा, तो अंडरूट से बाहर क्या आ जाएगा आर, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे आर बाई आर की वैल्यू क्या बनेगी 1। चाहे आप सीधा भी कर सकते हो कि जब यहाँ पे XL इक्वल टू XC होगा तो Z किसके इक्वल आया करता है, Z इक्वल टू आया करता है R के इक्वल, Z इक्वल टू R के इक्वल। तो cos फाई की वैल्यू आ जाएगी R बाई आर यानी कि 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1, बिकॉज जो Z है वो R के इक्वल हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो पावर फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब वहां पे XL इक्वल टू XC हो, मतलब वो सर्किट ओनली रेजिस्टिव सर्किट हो, ओनली रेजिस्टिव सर्किट जिसमें कोई इंडक्टेंस कोई कैपेसिटेंस ना हो, ये बात होगी ना। अगर हो तो कैंसिल हो गया अपने आप को, तो ये हो गया। और अगर वहां पे अकेला इंडक्टर अकेला कैपेसिटर हो, अकेला इंडक्टर हो अकेला कैपेसिटर हो, तो फिर इफ सर्किट है ओनली, बेटा तो एक नंबर क्वेश्चन बनेंगे, यहां से देख लेना, ये एक नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पावर फैक्टर पे। इफ सर्किट है ओनली इंडक्टर और कैपेसिटर, इनमें से कोई भी हुआ, तो अब बताओ पावर फैक्टर कितना होगा। जब आपको ये पता है इंडक्टर और जो कैपेसिटर होते हैं तो उनके बीच का फेज का डिफरेंस कितना होता है, फाई इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, याद होगा ना, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जब फाई पाई बाई 2 है तो पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर देन पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है कोस फाई, तो कोस फाई बाई 2 कितना होगा 0। तो पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है इन द केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर, और पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, इसको मैक्सिमम कह सकते हो आप, कब, जब सर्किट में रेजिस्टेंस है। आप अगर ऐसे ना करो तो आप ऐसे भी कह सकते हो ना कि अगर सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हुआ, अगर मैं थर्ड पॉइंट डाल दूं, बात एक ही है,
इफ सर्किट हैड ओनली रेजिस्टेंस, अगर ओनली सर्किट में रेजिस्टेंस हुआ, तो अगर रेजिस्टेंस हुआ तो वहां पे जो फेज होता है वो जीरो होता है। कितना होता है रेजिस्टेंस में? जीरो होता है। जब फेज जीरो होगा तो कोस जीरो कितना बनेगा, यानी कि जो पावर फैक्टर हो वो 1 होगी। तो रेजिस्टेंस के केस में दो केस हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें दोनों में हमारे पास पावर फैक्टर 1 होगी। या तो कब, जब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज या रेजिस्टेंस दोनों का सेम हो, या सर्किट के अंदर ओनली रेजिस्टेंस हो तो पावर फैक्टर 1 होगा, और इन द केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर होगा तो पावर फैक्टर 0 होगा। ये 1 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसी से आइडिया लगा के एक चीज बता सकते हैं अपने आप, क्या कि भाई कभी 1 आ रहा है कभी 0 आ रहा है, इनका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, मतलब पावर फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, एक बार आप सोचे ध्यान से। मैंने आपको बताया था अगर पावर 0 आई तो उसका क्या मतलब है, पावर मैक्सिमम आती है उसका क्या मतलब है। तो क्या मतलब था बेटा वहां पे, अगर यहाँ पे उसके एवरेज पावर 0 आई थी उसका मतलब क्या आया था। एक मिनट बेटा, तो आपको बता था पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे यहाँ पावर फैक्टर का सिग्निफिकेंस है कि हम यहाँ पे एक तरह से आप ये बता सकते हो पावर फैक्टर इंप्लाइज टू एनर्जी लॉस या पावर लॉस। ठीक है, कब पावर लॉस ज्यादा होगी कब पावर लॉस कम होगी। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, उस क्वेश्चन से आप बिल्कुल समझ जाएंगे पावर फैक्टर को हमें ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए। जब हम पावर को सप्लाई करते हैं, जैसे हमारे टाउन में कहीं भी अगर लाइट आती है तो हमें ज्यादा वोल्टेज से सप्लाई करनी चाहिए कम करनी चाहिए। इन पावर फैक्टर का सीधा सा वहां पे जो रिलेशन है वो पावर लॉस से एनर्जी लॉस से। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन कैसे समझोगे, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमें पावर फैक्टर को ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए। कहते हैं फॉर द सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, हमें क्या करनी, जैसे किसी भी जगह से हमारे यहाँ पे जो लाइट आती है वो बाखड़ा बांध से आती है, ठीक है ना, या हमारे पास को आसपास को प्लांट होते हैं वहां से लाइट आती है, तो उस प्लांट से पावर सप्लाई होती है वो हाई वोल्टेज लाइन से होती है। 1,10,000 वोल्टेज जो हाई लाइन मीन्स जो बहुत ज्यादा हाइट पे होते हैं, मोटे मोटे वायर जो होते हैं जिनके आसपास से निकलते हो तो आवाज से भी आती है, उनसे हमारे पास सप्लाई होती है। तो उनसे क्या होता है, उसमें क्या रखा जाता है, उनकी कंडीशन बताई गई है। ट्रांसपोर्ट में लाइट को जो भेजा जा रहा है इलेक्ट्रिक पावर, ए लो पावर फैक्टर, यहां से नहीं समझना, ए लो पावर फैक्टर मतलब कोस फाई की वैल्यू अगर कम से कम हुई इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन, उस ट्रांसमिशन में ज्यादा से ज्यादा पावर लॉस होगी, एनर्जी लॉस ज्यादा से ज्यादा होगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें पावर फैक्टर को ज्यादा रखना चाहिए या कम रखना चाहिए। जब ट्रांसमिशन करते हैं तो ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि जब लो पावर फैक्टर होगा तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगी और लार्ज पावर फैक्टर होगा तो एनर्जी लॉस कम होगी। तो यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बना कि पावर लॉस को अगर कम करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, पावर फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड पार्ट उसी पे है, तो बस पावर फैक्टर को बढ़ाएं कैसे, वो कह रहा है कि पावर फैक्टर कैन बी ऑफन बी इंप्रूव, तो पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं हम बाय यूज ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर लो जिसकी एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस को हमें बताना है कि कितनी कैसे ले हम, कैसे उसके अंदर जोड़े हम, कौन सा कैपेसिटर लगाएं ताकि पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए, बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ताकि पावर लॉस कम से कम हो। ये बात है दोनों में। तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं, पहले पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले तो बात वही करेंगे भाई, हमारे पास जब सर्किट होगी ट्रांसमिट करेंगे वहां पे तो कोइल शेप में भी होगी, कैपेसिटर भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो एवरेज पावर अक्रॉस एलसीआर क्या होती है, अक्रॉस एलसीआर, दिस इज इक्वल टू ईवी आईवी एंड कोस पाई। एसी लाइट होती है, पता है आपको, जब भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एसी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डीसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। डीसी में बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, डीसी कभी हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। डीसी का यूज ओनली हम घर में कर सकते हैं बस, ठीक है, बाहर सप्लाई कभी नहीं कर सकते बहुत दूर तक।
तो ओनली एसी ट्रांसमिशन होती है। तो एसी के अंदर जो होगी वो ये एसी मींस आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, पावर फैक्टर एंड द पावर सप्लाई, या आप ये कह सकते हो दिस इज एवरेज पावर मींस पावर सप्लाई। तो अब आप ये बताओ, हमें जैसा हमारे घर में है, अब हमारे घर के अंदर एसी भी है, जो भी घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अब उस घर को पावर तो एक कांस्टेंट पावर चाहिए ना, कि जब तक मेरे घर में 2 किलोवाट अगर लाइट नहीं आई, यानी कि पावर की सप्लाई नहीं हुई, तो हमारे घर के सारे इंस्ट्रूमेंट चलेंगे ही नहीं। तो हमें तो पावर कांस्टेंट है, हमें तो उतनी पावर कम से कम चाहिए ही चाहिए। हम घर की बात बताइए, ऐसे अगर एक टाउन के अंदर हमें एक लाइट भेजनी है, तो उस टाउन में भाई इतने पंखे, इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, तो उस टाउन में भाई 1 मेगावाट पावर लाइट चाहिए ही चाहिए। तो पावर कांस्टेंट होगी ना, हम उसमें कोई समझौता नहीं कर सकते ना। तो दैट पावर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पावर सप्लाई, फॉर ए गिवन पावर सप्लाई एट द गिवन वोल्टेज, कोई भी गिवन वोल्टेज वहां पे है, क्योंकि आपके घर के अंदर लाइट 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट ही आई, ज्यादा तो कम उसको ना बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इस तरह से डिजाइन होते हैं सारे के सारे। तो फॉर गिवन पावर सप्लाई और गिवन वोल्टेज, ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये मैं चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब दोनों के दोनों फैक्टर क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। इसका मतलब आई वी कोस फाई का प्रोडक्ट क्या आया, कांस्टेंट आएगा ना भाई, ये चेंज नहीं कर सकता, ये चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब आई वी कोस फाई का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। देन आई वी इंटू कोस फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब बना, आई वी कोस फाई प्रोडक्ट में है, इसका मतलब आई वी कोस फाई के इनवर्स है कि डायरेक्ट है, इनवर्स हुआ ना, आई वी और इनवर्स टू कोस फाई, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी उसी रेशियो में, तभी तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। अगर दोनों को बढ़ाता चला गया मैं, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहेगी, एक जैसी कैसे रहेगी। तो आपको अगर एक टर्म को बढ़ाना है तो दूसरी टर्म को उतना ही कम करना पड़ेगा, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब दोनों के दोनों फैक्टर आपस में क्या है, इनवर्स है। अब आ जाए क्वेश्चन फर्स्ट पे, इफ द लो पावर फैक्टर, अगर हमारे पास पावर फैक्टर कम हुआ, इफ कोस फाई इज स्मॉल या लो, इफ पावर फैक्टर मीन्स कोस फाई इज लो, अगर ये कम होगी तो उसी रेशियो में ये बढ़ेगा, then IV becomes large। ज्यादा हो जाएगा। और अगर सर्किट में करंट बढ़ जाता है, सर्किट में अगर करंट बढ़ता है तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लॉस, वो ऊपर का फैक्टर, ऊपर वाला क्वेश्चन वो मिला रहा हूं भाई। देन पावर लॉस क्या आएगी, पावर लॉस होती है I²R। अगर एसी है तो एसी हो जाएगी, आरएमएस हो जाएगी। तो जितना ज्यादा करंट सप्लाई करते हैं ना वो उसमें वायर में, जितना ज्यादा करंट सप्लाई होगा उतनी ज्यादा पावर लॉस होगी। तो ये तो क्वेश्चन था। देन पावर लॉस P = I²R becomes loss। ये तो क्वेश्चन था कि जितना कम पावर फैक्टर होगा, ये पावर फैक्टर इस कोस फाई अगर कम होगा तो अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, पावर लॉस का फॉर्मूला ये है, तो पावर लॉस भी बढ़ेगी। तो आपको सर क्या हम जो वायर आ रहा है उस वायर के अंदर करंट ज्यादा नहीं रखते हैं क्या, नहीं, करंट कम होता है, वोल्टेज ज्यादा होती है। ये मतलब ओम सलामती होता है, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है। ये सभी के लिए लागू नहीं होता है। ओम्स लॉ नोट है, कौन सा यूनिवर्सल लॉ नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जब आपको पढ़ा हो तो ट्रांसफॉर्मर पता चल जाएगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। तो जो वायर को सप्लाई देते हैं ना, वायर सप्लाई होती है, वायर सप्लाई लाइन, वो हाई वोल्टेज लाइन होती है, हाई करंट लाइन नहीं कह सकते उसको हम, हाई वोल्टेज लाइन। उसमें वोल्टेज बहुत ज्यादा होती है, करंट बहुत कम होता है। तो यहाँ पे
P इक्वल टू आई वी स्क्वायर आर का सीधा सा सिंबल है कि अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया ना तो भाई क्या होगा, वहां पे पावर लॉस ज्यादा होगी। ये फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट के, सेकंड पार्ट का एनसीईआरटी में देखो बहुत बड़ा दे रखा है, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल से एक लाइन में आप उसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिमाग यूज करना है थोड़ा सा। पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इंप्रूव। पावर फैक्टर को यानी cos फाई की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो दिमाग में लेके आओ कि cos फाई 1 आना चाहिए। बाय यूज ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ ए एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस आप कोई भी ले सकते हो, आप आपकी मर्जी है आप क्या लेते हैं उसमें, लेकिन cos फाई 1 आ जाए, क्या करेंगे, सीधी सी कंडीशन है। बी पार्ट, अगर यानी पावर फैक्टर कैन बी इंप्रूव और बिकम्स मैक्सिमम, और बिकम्स मैक्सिमम, नीचे का मिटा रहा है, बिकम्स मैक्सिमम, यानी कि दैट इज cos फाई इज इक्वल टू 1। cos फाई इक्वल टू 1 की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि इफ XL किसके इक्वल हो जाए, XC, ये बताया था ना मैंने आपको। मैंने तो आप क्या कहोगे कि cos फाई इक्वल टू 1 कब बन जाए, इफ वी यूज ए कैपेसिटर so that XL is equal to XC, ये कंडीशन बन जाए। यानी कि उस कैपेसिटर से कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद है ना, XC क्या होती है 1 बाई ओमेगा C और XL क्या होता है L ओमेगा। तो ये दोनों फैक्टर इक्वल बन जाए किसी भी तरह से, क्योंकि सर्किट में इंडक्टर तो पहले से है। अब कैपेसिटर कैसे ले आए जिससे यानी कि इस C की वैल्यू इस तरह से डिफाइन हो जाए, इस तरह से वैल्यू ली जाए। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये नहीं कर सकते हम, फिक्स होती है। इंडिया के अंदर वोल्टेज हमारे पास घर के अंदर यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। अमेरिका के अंदर 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये पूरे हर जगह पे फिक्स होती है, उसी हिसाब से इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन किया जाता है। तो सेम बात है, ओमेगा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक C की वैल्यू इस तरह से ली जाए, चूज की जाए, ताकि XC की वैल्यू XL के इक्वल हो जाए, तो जब XL XC के इक्वल होगा तो अपने आप cos फाई 1 हो जाएगा, बस खत्म। इतना सब, इतनी बात आपको बतानी यहाँ पे। तो दो पार्ट थे, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। पहले और दूसरे दोनों के अंदर एक ही मतलब है कि पावर फैक्टर ज्यादा से ज्यादा हो फॉर द एनर्जी लॉस को कम से कम करने के लिए। तो उसको नोट कर ले आप दोनों पार्ट्स को एक बार अच्छे से और समझ ले भाई, ठीक है। तो ये था बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर तो नहीं हो पाया आज, क्योंकि ये काफी लंबा हो गया लेक्चर। तो आपका जो कल लेक्चर होगा उसके अंदर कराऊंगा बेटा आपको मैं क्वालिटी फैक्टर का, ठीक है। थैंक यू, बाय बेटा।